बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने औसत मुक्त पथ क्या होता है और औसत मुक्त पथ के लिए विभिन्न अपन ने सूत्र डिराइव किए और औसत मुक्त पथ जो है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है ये अपन ने देखा। ठीक है, आगे अपन बच्चों देखेंगे। एक आता है पहले मैक्सवेल का वेग वितरण वक्र। मैक्सवेल का वेग वितरण वक्र क्या है बच्चों? मैक्सवेल का वेग वितरण वक्र ध्यान देने वाली बात है। मैक्सवेल ने क्या किया कि अणुओं की संख्या का वेग के साथ वक्र खींचा। इधर तो क्या लिया इसने? अणुओं की संख्या, और इधर क्या लिया इसने? वेग लिया। तो बच्चों ये वक्र कुछ इस टाइप के प्राप्त हुए। ये जैसे T1 केल्विन टेम्परेचर पर ये है, T2 केल्विन पर ये है और T3 पे ये है, जहां पर T1 लेस देन है, T2 लेस देन है T3। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या पता चलता है? ये मैक्सवेल का वेग वितरण वक्र क्या कहता है? इस वक्र से रिलेटेड अपन को 3-4 चीजें आपको ध्यान देनी है। पहला क्या कहता है कि मैक्सवेल ने क्या किया कि गैस के अणुओं का एक सैंपल लिया। गैस के अणुओं का सैंपल से मतलब है जैसे मान लो उन्होंने 1 मोल, आधा मोल, 2 मोल, 5 मोल जो भी गैस ली उसने, और उस सैंपल में उसने देखा कि समान ताप पर, जैसे T1 टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया, तो समान ताप पर सभी उस सैंपल में उपस्थित सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता है, बल्कि वेग जो है वो 0 से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। अर्थात किसी लिए गए सैंपल में गैस के सभी अणुओं का समान ताप पर गैस के सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता है। अर्थात गैस के अणुओं में वेग वितरण पाया जाता है। वेग नियत नहीं होता है, गैस के अणुओं में वेग वितरण पाया जाता है। तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ बच्चों? किसी लिए गए सैंपल में, किसी लिए गए सैंपल में, किसी लिए गए सैंपल में गैस के सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता है, बल्कि अणुओं का वेग 0 से अनंत के मध्य कुछ भी हो सकता है। यानी गैस के समान ताप पर गैस के अणुओं का वेग समान नहीं हो रहा। किसी दिए गए सैंपल में, किसी लिए गए सैंपल में समान ताप पर सभी अणुओं का वेग समान नहीं होता है, जबकि बल्कि अणुओं में वेग वितरण पाया जाता है। अर्थात गैस के अणुओं का वेग 0 से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इन वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कुल अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल अणुओं की
संख्या को व्यक्त करता है। अतः अलग अलग ताप पर वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल समान होगा। अतः अलग अलग ताप पर वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल समान होगा। वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है और आपको पता दिए गए पात्र में अणुओं की संख्या तो समान ही होगी, लिए गए सैंपल में अलग अलग टेम्परेचर पर भी अणुओं की संख्या समान होगी, इसलिए इन वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। तीसरा, ये वक्र, अब देखो गैस के अधिकांश अणु जिस वेग से गति करते हैं उसे, या जिस चाल से गति करते हैं उसे सर्वाधिक प्रायिक चाल कहते हैं। तो बच्चों इस T1 टेम्परेचर के लिए सर्वाधिक प्रायिक चाल जो है, क्योंकि अणुओं की संख्या यहीं पे मैक्सिमम है, इसलिए ये कहलाएगा VMP1। ये इस टेम्परेचर पे कहलाएगा बच्चों VMP2 और इस टेम्परेचर पर क्या कहलाएगा, VMP3। गैस के अधिकांश अणु जिस चाल से गति करते हैं उसे सर्वाधिक प्रायिक चाल कहते हैं। उसे सर्वाधिक प्रायिक चाल कहते हैं। और बच्चों सर्वाधिक प्रायिक चाल का फॉर्मूला जो होता है VMP, ये होता है √2kT/m, √2kT/m। और जैसे जैसे ताप ज्यादा होगा तो सर्वाधिक प्रायिक चाल का मान बढ़ेगा। तो बच्चों इस सर्वाधिक प्रायिक चाल के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि ये सर्वाधिक प्रायिक चाल सर्वाधिक है, उससे कम ये है, इससे कम ये है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि T3 ग्रेटर देन होगा T2 ग्रेटर देन होगा T1, या T1 लेस देन T2 लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों, T3 हो जाए। तो गैस के अधिकांश अणु जिस चाल से गति करते हैं उसे सर्वाधिक प्रायिक चाल कहते हैं। और चौथा पॉइंट, ये वक्र सर्वाधिक प्रायिक चाल के सापेक्ष सममित नहीं होते, अर्थात जैसे बाईं ओर होते हैं वैसे दाईं ओर नहीं होते। यानी वेग वितरण वक्र सर्वाधिक प्रायिक चाल के सापेक्ष या के प्रति सममित नहीं होता है। क्या बच्चों, वेग वितरण वक्र जो है वो सर्वाधिक प्रायिक चाल के प्रति सममित नहीं होता है। ये 4 पॉइंट बच्चों आपको मैक्सवेल के वेग वितरण वक्र से संबंधित ध्यान रखने हैं। अब बच्चों गैस के अणुओं के अपन 3 प्रकार के वेग देखते हैं और एक बच्चों अपन देखते हैं ध्वनि का वेग। इन चारों वेगों की तुलना करेंगे पहले अपन, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो बच्चों, अपन कौन कौन से वेग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट अपन पढ़ चुके हैं VRMS, वर्ग माध्य मूल वेग, और ये बच्चों कितना है अपने पास, √3RT/M, या अगर मैं स्मॉल m के रूप में लिखना चाहूं तो 3RT/M की जगह स्मॉल m इंटू Na कह सकता हूं। और बच्चों R/Na को K कहते हैं, तो यह आ जाएगा √3kT/m भी कह सकता हूं।
और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो बच्चों आएगा √3 यानी 1.732 इंटू रूट KT/m। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है बच्चों अपने पास? सर्वाधिक प्रायिक चाल VMP, और यह आया √2 KT/m और 1.414 इंटू रूट KT/m, इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरी आती है बच्चों औसत चाल V एवरेज। ध्यान देना, गैस के अणुओं का औसत वेग सदैव शून्य होगा। क्यों? क्योंकि गैस के अणु यादृच्छिक गति करते हैं और यादृच्छिक दिशा में सदिशों का औसत अगर अपन निकालते हैं तो वो हमेशा क्या माना जाता है बच्चों? 0। इसलिए ये क्या है? औसत चाल है बच्चों, और औसत चाल जो होती है वो दी जाती है √8 KT/m, और यह आएगी बच्चों 1.61 इंटू रूट KT/m। और चौथा अपन बच्चों ध्वनि का वेग निकालते हैं V साउंड, और यह आ जाएगी बच्चों √γ KT/m। और गामा की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम अधिकतम मान जो गामा का होता है, अभी अपन पढ़ेंगे गामा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा अनुपात होता है, और एक परमाणु गैस के लिए इसका मान सर्वाधिक 1.67 होता है। तो मैं अगर 1.69 भी मान लूं तो बच्चों ये अप्रोक्स आता है 1.3 इंटू रूट KT/m, और इन सभी वैल्यू में सबसे कम है। ये बच्चों तीसरा आ गया, ये बच्चों चौथा आ गया। तो अब अगर मैं इन चारों वेगों की तुलना करूं, ध्यान से समझना, यदि अपन समान ताप पर इन चारों वेगों की तुलना करें तो निश्चित रूप से क्या रिजल्ट आया अपने पास कि जो VRMS होगा वो ग्रेटर देन होगा V एवरेज, ग्रेटर देन होगा VMP, और ग्रेटर देन होगा V साउंड। अब बच्चों कई बार सुनने में ऐसा लगता है, ध्यान नहीं होने पर ऐसे सर्वाधिक प्रायिक चाल, ऐसे लगता है कि जैसे ये वेग का मान सर्वाधिक होगा, जबकि है सबसे कम। इसको तो भूल जाओ, क्योंकि गैस के अणुओं का जो वेग अपन 3 देखते हैं, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू और सर्वाधिक प्रायिक चाल। तो सर्वाधिक प्रायिक चाल का मान क्या होगा बच्चों? सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर है, देखो ये 1.732 ज्यादा है, फिर 1.61 आएगा, फिर 1.414 आएगा और 1.3 आएगा। अब एक बार उसने जो क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ध्यान से समझना बच्चों, किसी गैस में ध्वनि की चाल, किसी गैस में ध्वनि की चाल गैस में निम्न में से, गैस के अणुओं की निम्न में से किस चाल के निकटतम होगी? तो बच्चों साउंड का जो वेग है वो सबसे निकटतम किसके हुआ? सर्वाधिक प्रायिक चाल के निकटतम हुआ। यानी ध्वनि की चाल किस चाल के निकटतम हुई? सर्वाधिक प्रायिक चाल के निकटतम हुई। क्लियर? किसी गैस में ध्वनि की चाल या ध्वनि का वेग उस गैस में गैस के अणुओं की सर्वाधिक प्रायिक चाल के निकटतम होगा। स्पष्ट है कि ध्वनि की चाल स्पष्ट है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक प्रायिक चाल के निकटतम होगी। स्पष्ट है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक प्रायिक चाल के निकटतम होगी। आगे बच्चों अपन देखते हैं मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये भी।
मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन नियम। मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन नियम क्या है? मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन नियम, इस नियमानुसार किसी गैस के अणु की कुल ऊर्जा, ध्यान देना बच्चों, इस नियमानुसार किसी गैस के अणु की कुल ऊर्जा उसकी स्वतंत्रता की कोटियों में एक समान रूप से विभक्त होती है। क्या होती है? उसकी स्वतंत्रता की कोटियों में एक समान रूप से विभक्त होती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत ऊर्जा 1/2 केटी होती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम। तो मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम क्या है? इस नियमानुसार किसी गैस की कुल ऊर्जा उसकी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभक्त होती है तथा किसी एक स्वतंत्रता की कोटि के संगत ऊर्जा 1/2 केटी होती है। क्या होती है? 1/2 केटी होती है। ये बच्चों अपने पास आ गया मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम। इस नियमानुसार किसी गैस की कुल ऊर्जा उसकी स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभक्त होती है तथा किसी एक स्वतंत्रता की कोटि की संगत ऊर्जा 1/2 केटी होती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम। अब पहली बात तो बच्चों अपन ये देखते हैं कि ये स्वतंत्रता की कोटि क्या होती हैं। स्वतंत्रता की कोटि, और ये कहलाती है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई गैसीय अणु जितनी प्रकार से गति कर सकता है, कोई अणु जितनी प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता, जितनी प्रकार से गति कर सकता है, उसे उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। अब जैसे अगर अपन बात करें अणु की गति कैसे हो सकती है? अणु की गति स्थानांतरण गति हो सकती है, घूर्णन गति हो सकती है और कंपन गति हो सकती है। इसलिए अणुओं की 3 प्रकार की अब स्थानांतरण गति जो हो सकती है, स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो सकती है बच्चों? मैक्सिमम 3 हो सकती है। अणु या तो एक्स एक्सिस के अनुदिश गति करे, चाहे वाई एक्सिस के अनुदिश गति करे और चाहे जेड एक्सिस के अनुदिश गति करे। तो स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटियां कितनी हो सकती है? 3 हो सकती हैं। इसी प्रकार से घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियां भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3। या तो एक्स एक्सिस के चारों ओर घूर्णन गति करे, चाहे वाई एक्सिस के चारों ओर घूर्णन गति करे, चाहे जेड एक्सिस के चारों ओर। और इसी प्रकार से कंपन की स्वतंत्रता की कोटियां भी कितनी हो सकती हैं? 3 हो सकती हैं। ये हो सकती है मैक्सिमम। तो बच्चों अपन यहां पर इसको डिफाइन करेंगे कि कोई गैसीय अणु जितनी प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक
गति कर सकता है उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। यह अणु की परमाणुकता तथा उसकी संरचना पर निर्भर करती है। यह अणु की परमाणुकता तथा उसकी संरचना पर निर्भर करती है। अब बच्चों अपन ये देखते हैं, एक टेबल देखेंगे अपन, और उस टेबल के आधार पे आपको स्वतंत्रता की कोटियां याद करनी हैं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। जैसे बच्चों अपने पास पहला एक परमाणुक अणु है, दूसरा द्विपरमाणुक अणु है, और तीसरा त्रिपरमाणुक अणु। ठीक है, अब बच्चों स्वतंत्रता की कोटि तीन प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है स्थानांतरण, स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि, तीसरी कंपन की स्वतंत्रता की कोटि, और यहां देखते हैं अपन कुल। तो बच्चों एक परमाणु गैस के लिए केवल स्थानांतरण की स्वतंत्रता की कोटि पाई जाती हैं, और वो कितनी होती हैं? 3। क्यों? घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि इन अणुओं की किसी अक्ष के सापेक्ष खुद का जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाता है? 0। इसलिए घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि भी 0 होती हैं, कंपन की 0 होती हैं, और टोटल कितनी होती है बच्चों? 3। द्विपरमाणु अणु के लिए देखते हैं तो ये 3 होती हैं, ये 2 होती हैं, ये 0 होती है, और ये बच्चों 5 होती हैं। त्रिपरमाणु अणु के 2 केस बनते हैं बच्चों। एक तो होता है रेखिक स्ट्रक्चर, रेखिक, और एक होता है बच्चों अरेखिक। तो रेखिक अणुओं के लिए ये होती हैं 3, 2, 2, और टोटल होती हैं बच्चों 7। और अरेखिक अणु के लिए ये 3 होती है, ये भी 3 होती है, ये 0, और बच्चों क्या होती है? 6 होती है। जैसे रेखिक अणु का अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो CO2। अरेखिक अणु के लिए बच्चों ओजोन, अरेखिक है ये। ठीक है, तो अरेखिक अणु है तो उसकी तो होंगी 6, और रेखिक अणु है तो क्या होगी बच्चों? 7। अब बच्चों कुछ की स्वतंत्रता की कोटि आपको याद करनी है। जैसे अमोनिया, अमोनिया बहुपरमाणविक है, इसकी स्वतंत्रता की कोटि बच्चों 6 होती है, और मेथेन की स्वतंत्रता की कोटि भी क्या होती है बच्चों? 6 होती है। ये स्वतंत्रता की कोटियां भी आपको ध्यान होनी चाहिए। बाकी एक परमाणु अणु, जैसे मान लो एक परमाणु अणु का एग्जाम्पल क्या बनेगा? हीलियम एक परमाणु अणु है। ठीक है, नियोन, ठीक है,
द्विपरमाणविक अणु का एग्जाम्पल H2 है, O2 है, N2 है। ये सारी गैसें बच्चों कैसी हैं? द्विपरमाणविक हैं। तो इनकी स्वतंत्रता की कोटियों का ये चार्ट जो आपको आना चाहिए, एक परमाणु की 3 होती हैं, द्विपरमाणु की 5 होती हैं, त्रिपरमाणविक की 7 भी हो सकती हैं और 6 भी हो सकती हैं। अगर अरेखिक स्ट्रक्चर है 7 होंगी और रेखिक स्ट्रक्चर है तो कितनी हो जाएंगी बच्चों? 6 हो जाएंगी। एक जो स्पेशल पॉइंट है जो बच्चों आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है? अति उच्च ताप पर, अगर आपको कहा जाए अति उच्च ताप पर द्विपरमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटियां 5 की बजाय 7 हो जाती हैं, क्योंकि उनमें कंपन भी उत्पन्न होने लग जाता है। अर्थात द्विपरमाणविक गैस एक तरह से त्रिपरमाणविक गैस की भांति व्यवहार करना चालू कर देती है। तो बच्चों अगर आपको यह कहा जाए कि अति उच्च ताप पर, ध्यान देना, अति उच्च ताप पर द्विपरमाणुक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी? 7 होती है। कितनी हो जाएगी बच्चों? 7। अब बच्चों अपन देखते हैं आंतरिक ऊर्जा क्या होती है और कैसे अपन आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे। ध्यान से समझें। किसी गैस की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का जो योग होता है वो क्या कहलाती है? उसकी आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। किसी गैस की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। किसी गैस की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। किसी गैस की सभी प्रकार की ऊर्जाओं का जो योग होता है बच्चों क्या कहलाती है? उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अब कैसे निकालेंगे? ध्यान देना। आपको पता है बच्चों प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत ऊर्जा, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत ऊर्जा जो होती है बच्चों कितनी होती है? 1/2 kT। प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत ऊर्जा 1/2 kT। अब यदि स्वतंत्रता की कोटि F हो तो अणु की कुल ऊर्जा, अणु की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/2 F kT। क्लियर है? अब ये तो एक अणु की है। 1 मोल अणुओं की कुल ऊर्जा कितनी होगी जिनकी स्वतंत्रता की कोटि F हो? 1 मोल अणुओं की ऊर्जा 1 मोल अणुओं की ऊर्जा निकालने के लिए क्या कहेंगे? 1/2 F इंटू Na इंटू KT। अब बच्चों Na इंटू K को मैं R कह सकता हूं, तो ये बनेगा बच्चों 1/2 FRT। ये 1 मोल अणुओं की ऊर्जा बनी। अब बच्चों N मोल अणुओं की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? N मोल अणुओं की
कुल ऊर्जा, और ये हो जाएगी बच्चों 1/2 n इंटू FRT। क्या हो जाएगी? 1/2 n इंटू FRT। और बच्चों ये n मोल अणुओं की जो कुल ऊर्जा है इसी को अपन कहेंगे आंतरिक ऊर्जा। इसलिए आंतरिक ऊर्जा U जो बनेगी वो क्या बन जाएगी बच्चों? 1/2 n इंटू FRT। ये आंतरिक ऊर्जा आ गई बच्चों, ठीक है। तो किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है बच्चों किसके समानुपाती होगी? ताप के समानुपाती होगी। अब ध्यान दें, परंतु गैस की आंतरिक ऊर्जा U जो होती है वो कितनी होती है बच्चों? ये N इंटू CVT होती है। परंतु गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो N CVT के बराबर होती है, जहां CV क्या है बच्चों? स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। CV क्या कहलाती है? स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब बच्चों अगर मान लो मैं इसको समीकरण नंबर 1 देता हूं और इसको समीकरण नंबर मैं 2 देता हूं, तो बताओ समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आपको पता है कि NCVT बराबर हो जाएगा 1/2 n इंटू FRT। तो n और t कैंसिल हो जाएगा और मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला आ गया 1/2 FR। क्या आ गया बच्चों? 1/2 FR। अब आपको पता है मेयर संबंध से मेयर संबंध क्या है आपके पास? Cp माइनस CV इक्वल टू R। मेयर संबंध है Cp। अब बच्चों Cp क्या है? स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। क्या है बच्चों? स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है और Cp का मान जो होता है हमेशा CV से ज्यादा होता है। Cp इजिकल टू क्या बनेगा बच्चों? CV प्लस R बनेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि Cp का मान CV से ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि स्थिर आयतन पर कार्य का मान 0 होता है, लेकिन स्थिर दाब पर कार्य का मान 0 नहीं होता है। इसलिए Cp का मान हमेशा CV से क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। और ये वैल्यू रखूं तो ये बनेगा 1/2 FR प्लस R, और ये आ जाएगा बच्चों F+2/2 इंटू R। ये मेरे पास आ गया Cp। इक्वेशन नंबर ये आ गई मेरे पास थर्ड, और ये इक्वेशन आ गई बच्चों 4। ठीक है। अब यहां पे Cp और Cv क्या है? Cv अपन ने बताया स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, और Cp क्या है? स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। आगे देखते हैं बच्चों, अपन थोड़ा सा ध्यान दें। अब आपको कहलाता है विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। एक टर्म आएगी आपके पास, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात, और विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा कहलाता है। और गामा ये कहलाता है बच्चों Cp/Cv को विशिष्ट ऊष्मा अनुपात कहते हैं। और यहां से ये बनेगा F/2 इंटू R, और ये बनेगा बच्चों 1/2 FR। तो आपको पता है कि ये और ये कैंसिल हो गया, R और R कैंसिल हो गया, और गामा की वैल्यू आ गई 1+2/F।
बच्चों ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट ही पूछा गया है, कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है। गामा की वैल्यू जो होती है 1+2/f के बराबर होती है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है। फर्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, एक परमाणविक गैस के लिए एक परमाणविक गैस के लिए f का मान कितना होता है बच्चों? 3। एक तो यहां से और इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखता है कि गामा का मान 1+ समथिंग होगा, मींस गामा का मान सदैव 1 से ज्यादा होगा। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? एक तो गामा का मान सदैव 1 से अधिक होता है और सदैव धनात्मक 1 से अधिक होगा। एक परमाणु गैस के लिए गामा = 1+2/3 और यह आ जाएगा 5/3 या 1.67 और यह मैक्सिमम होगा। द्विपरमाणविक गैस के लिए द्विपरमाणविक गैस के लिए गामा हो जाएगा 1+2/5 और यह आ जाएगा बच्चों 1.4। अगर गामा की वैल्यू 1.5 भी आती है तो बच्चों गैस को द्विपरमाणविक ही माना जाता है। वैसे एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 1.4। और त्रिपरमाणविक गैस के लिए गामा की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों आएगी 1+2/6 या 7 और अप्रोक्स अपन ये मान के चलते हैं 1.29 के लमसम। तो कुल मिला के जैसे जैसे गैस की परमाणुकता बढ़ती है बच्चों गामा का मान क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे परमाणुकता बढ़ती है गामा का मान क्या होता है? घटता है। अब बच्चों अपन Cp और Cv का मान गामा और R के रूप में भी देखेंगे। Cp और Cv का मान किसके रूप में देखेंगे? गामा और R के रूप में भी अपन देखते हैं। देखें एक बार, तो ध्यान दो बच्चों एक बार, आपको पता है कि Cp - Cv = R होता है। इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूं। और बच्चों Cp/Cv जो होता है वो गामा के बराबर होता है। तो यहां पे Cp की वैल्यू मैं क्या कह दूं? गामा × Cv। ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो ये बनेगा गामा × Cv - Cv = R या Cv कॉमन लेते हैं गामा -1 = R या Cv की वैल्यू होगी बच्चों R/गामा -1। तो ये Cv की वैल्यू R और गामा के फॉर्म में आ गई। दूसरा Cp की जो वैल्यू आएगी, ये इक्वेशन सेकंड कह देता हूं, Cp की वैल्यू बच्चों गामा × Cv होती है, इसलिए Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी? गामा R/गामा -1। ये आ गई बच्चों गामा की वैल्यू। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये अपने आप में बच्चों एक क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। Cp और Cv, ध्यान दो बच्चों, Cp, Cv और गामा ये तीनों ही सार्वत्रिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड कर रहा है और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसलिए अलग अलग गैसों के लिए Cp, Cv और गामा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। हाँ, समान हो सकता है लेकिन समान हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो अपन दो द्विपरमाणविक गैसें ही ले लें तो उनके लिए Cp भी सेम होगा, Cv भी सेम होगा, गामा भी सेम होगा। लेकिन अगर एक गैस एक परमाणविक है और दूसरी द्विपरमाणविक है तो फिर अपन क्या करेंगे? अलग अलग लेके चलेंगे। फिर क्या करेंगे अपन? अलग अलग लेकर चलेंगे।
ठीक है बच्चों। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, और वो क्या बनता है बच्चों कि ये Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर, मेयर ने ये संबंध दिया था Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर, लेकिन ध्यान से समझे ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और 2-3 बार इस क्वेश्चन पे केस चला है। तो सबसे पहले ये Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर, CPMT 2000, इसमें RPMT 2010 में ये क्वेश्चन आया, और निम्न में से कौन सा संबंध सही है? एक उत्तर दे रखा था Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर, और दूसरा दे रखा था Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर बाई जे। तो बच्चों उस साल इसने Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर बाई जे को करेक्ट माना, और यह तर्क दिया गया कि Cp और Cv सामान्यतः कैलोरी में होते हैं और R सामान्यतः जूल में होता है, इसलिए इसको भी आपको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए J का भाग देना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि वो तो मात्रकों को देखकर अपन खुद चेंज करते हैं कि Cp, Cv और R किस में दिया गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि R का मान कैलोरी में नहीं दिया जा सकता? इसलिए 2011 में फिर से इस क्वेश्चन को दे दिया गया, फिर इस पे वही केस चला, और Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर और Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर बाई जे दोनों को करेक्ट करना पड़ा। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी भी अगर बच्चों कुछ आता है और अपन को एक ही ऑप्शन अगर अपन को देना है तो Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर बाई जे को मोर करेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? मोर करेक्ट माना जाता है। तो ये था बच्चों अपने Cp और Cv में रिलेशन, और Cv की वैल्यू 1/2 FR होती है। जैसे एक परमाणविक गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा मेरे को चाहिए तो F की जगह 3 रखेंगे, द्विपरमाणविक के लिए क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। इसी टाइप से गामा की वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए गामा की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपन अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे।